एक धोबी ने दावा किया, मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं, और फिर कपड़े नहीं राज खुले। एक दिन की बात है, अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी ऊब की रेखाएं थीं, जैसे सुबह की चाय में शक्कर कम पड़ गई हो। दरबार चल रहा था, पर कोई खास मसला नहीं था। बीरबल अपने चिर परिचित अंदाज में मौन थे, पर उनकी आंखों में हमेशा की तरह शरारत की चमक छिपी हुई थी। तभी महल के द्वारपाल ने अंदर आकर ऐलान किया, हुजूर, एक धोबी आया है। कहता है वो बीरबल से ज्यादा समझदार है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। क्या कहा इसने? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। हुजूर, वो कह रहा है कि बीरबल अब बूढ़ा हो गया है और आजकल धोने लायक सलाह भी नहीं देता। वो कहता है कि अगर आजमाना हो तो उसे भी एक मौका दिया जाए। खुले दरबार में अकबर ने अपने पास बैठे बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां तक मुझे याद है धोबी कपड़े धोता है, अक्ल नहीं। लेकिन अगर अब वह अक्ल भी धोने लगा है तो शायद हम सबको एक बार उसमें निचोड़ कर देखना चाहिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, कल दरबार में लाया जाए। इस साहसी धोबी को और देखेंगे कि उसके दिमाग में साबुन ज्यादा है या समझ गोवर्धन का ऐतिहासिक दावा। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने लाल किले की दीवारों को छुआ, दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। जनता जमा हो गई। दरबारी सज-धज कर आए और बीरबल ने हल्दी रंग की रेशमी पगड़ी बांध रखी, जो वे केवल तब पहनते थे जब कोई उन्हें चुनौती देता था। और ठीक तय समय पर गोवर्धन धोबी दरबार में दाखिल हुआ। कमर में कसकर बांधी हुई धोती, कंधे पर एक कपड़े का गट्ठर और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे किसी राजा ने एक बार उसे सलाम किया हो। सपने में कहिए, गोवर्धन अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा दावा है कि तुम बीरबल से ज्यादा समझदार हो। गोवर्धन ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, बीरबल दरबार की बातें करते हैं, मैं गली कूचों की वो राजाओं को हंसाते हैं, मैं पूरी बस्ती को सोचने पर मजबूर करता हूं। मैं भी सवालों के जवाब जानता हूं, और कुछ ऐसे भी जो बीरबल ने कभी सुने ही नहीं। बीरबल हंस पड़े। तो फिर शुरू कीजिए। आज दरबार आपके लिए मंच है और जनता आपके लिए कसौटी। पहली चाल उल्टी बात, सीधा तर्क, गोवर्धन ने बीरबल से कहा। तो बीरबल साहब, एक सवाल है आपसे। अगर एक आदमी हर दिन अपने कपड़े गंदे करता रहे और फिर साफ करवाता रहे, क्या वह साफ रहने वाला आदमी कहलाएगा या गंदा? बीरबल बोले, जवाब तो सवाल के लहजे में ही है, गंदा। गोवर्धन मुस्कुराया। तो हुजूर, फिर वही लोग जो हर रोज पाप करते हैं और मंदिर जाकर माफी मांगते हैं, उन्हें धर्मात्मा क्यों कहा जाता है? दरबार कुछ क्षण को शांत हो गया। एक गंभीर सवाल था। बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए और आत्मा को साफ करने के लिए पश्चाताप। गंदगी दिखती है पर पश्चाताप महसूस होता है। तुमने कपड़े धोए हैं, पर लगता है आत्मा की धुलाई अभी बाकी है। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। गोवर्धन के पहले तीर को बीरबल ने अपनी मुस्कान से काट दिया। दूसरी चाल जो दिखता है वही होता है। गोवर्धन ने अब बीरबल से कहा, अगर किसी आदमी की कमीज पर एक दाग दिखे तो क्या उसे गंदा माना जाएगा? बीरबल बोले, दाग दिखे तो गंदगी मानी जाती है, आदमी नहीं। गोवर्धन मुस्कुराया, पर जब किसी पर एक अफवाह लगती है तो लोग उसे गुनहगार मान लेते हैं। क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि दिमाग की आंखें आंखों से ज्यादा धोखेबाज होती हैं और अफवाहें उस पानी जैसी होती हैं जिसमें सच्चाई का रंग बह जाता है। पर याद रखो, गीला कपड़ा एक दिन सूख जाता है और सच भी एक दिन चमकने लगता है। इस बार भी जवाब ने सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में हंसी और अचानक आया राज का इशारा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गोवर्धन ने अचानक अपना गट्ठर खोला। उसमें से कपड़े नहीं निकले, बल्कि 3 पर्चियां निकली और हर पर्ची पर एक नाम लिखा था। दरबार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों के अकबर चौंक पड़े। यह क्या है? गोवर्धन बोला, यह 3 लोग हर हफ्ते गुपचुप मेरे पास आते हैं, कपड़े नहीं राज धोने। यह पर्चियां उनके उन गुनाहों की हैं जो इन्होंने मुझसे छुपाने की कोशिश की, पर मैंने उन्हें धो डाला। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? गोवर्धन ने कहा, मैं सिर्फ कपड़े नहीं धोता, लोगों की झूठी इज्जत, झूठे वादे और छुपे हुए अपराध भी देखता हूं। मैं जनता में रहता हूं और वहां की सच्चाई जानता हूं जो आपके महलों की दीवारों के बाहर गूंजती है। अब अकबर भी गंभीर हो चुके थे। क्या इन पर्चियों में जो लिखा है वह सच है? गोवर्धन बोला,
सच है या नहीं, वह बीरबल तय करेंगे, अगर वह हिम्मत करें पढ़ने की। बीरबल की अगली चाल, बीरबल ने एक पर्ची उठाई, उसे देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, राज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझदारी से सुलझाना। लेकिन अब खेल बराबरी पर आ गया है। गोवर्धन, तुम कपड़े धोते हो, आज लगता है तुमने कुछ आत्माएं भी धो डाली हैं, पर यह मत भूलो, जो ज्यादा धोता है वह अक्सर घिस भी जाता है। दरबार फिर से गूंज उठा। अकबर बोले, अब अगली बैठक में हम इन पर्चियों की सच्चाई जानेंगे और देखेंगे कि गोवर्धन सिर्फ समझदार है या एक चालाक खिलाड़ी। 3 मंत्रियों के दाग जो बीरबल ने नहीं, जनता ने उजागर किए। दरबार में अचानक पसरा सन्नाटा अब धीरे धीरे किसी तूफान की आहट में बदल रहा था। धोबी गोवर्धन के हाथों में पकड़ी 3 पर्चियां पूरे दरबार के ध्यान का केंद्र बन चुकी थी। बीरबल ने एक पर्ची खोली, उसे ध्यान से देखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर पर्ची में एक मंत्री का नाम था और उसके साथ एक गंभीर आरोप पहली पर्ची में लिखा था, मंत्री श्रीहरि हर सप्ताह शहर के सबसे महंगे व्यापारी से सोने की रिश्वत लेते हैं और बदले में कर घटा देते हैं। दूसरी पर्ची में था, मंत्री बलभद्र अपने इलाके के जमीन विवादों को पैसे लेकर अपने पक्ष में निपटाते हैं। तीसरी पर्ची, मंत्री रत्नसेन नगर की खाद्य वितरण प्रणाली में गड़बड़ी कर रहे हैं, जनता को खराब अनाज बांटते हैं, अच्छा अनाज चुपचाप अपने गोदाम भेजते हैं। दरबार का हर कोना अब कांपता प्रतीत हो रहा था। अकबर की आंखें तेज थीं, होंठ सख्त और मुद्रा भयावह शांत। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह आरोप गंभीर है, पर केवल पर्ची से कोई दोषी नहीं होता। दूध का दूध और पानी का पानी तो करना ही होगा। अकबर ने फौरन आदेश दिया, इन तीनों मंत्रियों की तत्काल जांच होगी और यह जांच कोई साधारण दरबारी नहीं करेगा। इसकी कमान बीरबल और गोवर्धन मिलकर संभालेंगे। दरबार चौंक पड़ा। बीरबल और गोवर्धन एक साथ। बीरबल मुस्कुराए, राजा का आदेश है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अकबर ने सिर हिलाया, कहो, अगर आरोप सही निकले तो दोषियों को दंड तो मिलेगा ही, लेकिन गोवर्धन को दरबार का विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाए, जन समस्या विश्लेषक के रूप में। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, स्वीकृत है, पर अगर आरोप झूठे निकले तो गोवर्धन बोला, तो तुम्हारा नाम धोबी से बदलकर ढोंगी कर दिया जाएगा और पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाएगी। गोवर्धन ने गर्दन ऊंची कर कहा, मंजूर है जांच। अगले 3 दिन तक बीरबल और गोवर्धन ने मिलकर जनता, व्यापारियों, अफसरों और दस्तावेजों से पूछताछ की। बीरबल की पैनी नजर और गोवर्धन की जमीनी पकड़ ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि हर सच खुद चलकर बाहर आ गया। श्रीहरि मंत्री के खिलाफ सोने की रिश्वतों के प्रमाण व्यापारियों की गुप्त किताबों में मिल गए। एक व्यापारी ने गवाही भी दी। बलभद्र मंत्री के खिलाफ एक गुप्त रजिस्टर मिला जिसमें जमीन वितरण के फैसलों का लेखा जोखा था और उसमें पैसों के अंश स्पष्ट थे। रत्नसेन के गोदाम पर छापा पड़ा, वहां से बढ़िया किस्म का गेहूं मिला, जबकि जनता को जो बंट रहा था वह ऐसा अनाज था जिसे जानवर भी न खाएं। तीनों मंत्री बगलें झांकने लगे। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें निचोड़कर सुखाया हो। अकबर ने जब सब प्रमाणों की पुष्टि की तो सिंहासन से खड़े होकर बोला, तीनों मंत्रियों को तत्काल पद से हटाया जाए, उनके सारे अधिकार रद्द कर दिए जाएं और जनता से माफी मंगवाई जाए। दरबार में तालियां नहीं बजीं, पर एक भारी संतोषजनक मौन छा गया। जनता को पहली बार लगा कि उनके राजा का न्याय केवल सिंहासन तक सीमित नहीं, गलियों तक पहुंचता है। गोवर्धन का सम्मान उस दिन शाम को अकबर ने विशेष दरबार बुलवाया। सामने खड़े थे बीरबल और गोवर्धन, एक दरबारी चतुराई का प्रतीक और दूसरा आम जनता की समझदारी का जीता जागता उदाहरण। अकबर ने गोवर्धन की ओर देखा और कहा, तुम्हारा दावा था कि तुम बीरबल से ज्यादा समझदार हो। आज मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम ज्यादा समझदार हो, पर यह अवश्य कहूंगा कि तुम उतने ही जरूरी हो जितने बीरबल हैं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, और तुम बीरबल, तुम्हारी विनम्रता और संयम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान बांटने से नहीं, सीखने से डरता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, कपड़े धोने वाले ने आज दरबार की असल गंदगी साफ कर दी। मुझे अब लगता है मैं थोड़ा और समझदार हो गया हूं। दरबार इस बार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने घोषणा की, गोवर्धन अब से हमारे दरबार के जन मसीहा कहलाएंगे
जो हर महीने जनता की समस्याओं को दरबार में लाकर हमारे सामने रखेंगे। और बीरबल, आप इनके विचारों को न्याय में बदलने का कार्य करेंगे। अंतिम दृश्य, फिर से वही कुआं, वही धोबी। कुछ दिन बाद पुराने कुएं के पास गोवर्धन फिर से कपड़े धो रहा था। एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, चाचा, आपने बीरबल को हरा दिया? गोवर्धन हंसा, नहीं रे बीरबल, कोई कपड़ा नहीं जिसे धोया जा सके। वह तो धूप है जिससे कपड़े भी सूखते हैं और गंदगी भी दिखती है। तो आप क्या हैं? बच्चे ने पूछा। गोवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वह पानी हूं जो हर जगह जाता है, पर हर किसी में सांप ही नहीं लाता। और फिर उसने बच्चे को पास बिठाकर कहा, समझदारी कपड़े से नहीं सोच से नापी जाती है, और सोच चाहे गलियों से आए या गलियारों से, अगर सच्ची हो तो राजा भी झुकता है। कहानी समाप्त। अगली कहानी बीरबल के खिलाफ, जब पूरे दरबार ने वोट किया और बीरबल ने जीतने के बाद हार मांगी। एक दिन की बात है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने दरबारियों की कतार लंबी थी। कुछ मुंह लटकाए, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ तो कान्हा फूंसी करने में इतने व्यस्त थे मानो दरबार नहीं, शादी का हल्दी मेहंदी हो। पर आज की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बीरबल मुस्कुरा नहीं रहे थे, और जब बीरबल मुस्कुराना बंद कर दें तो समझ जाइए, या तो दरबार में कोई चुपचाप चाल चल रहा है या फिर बीरबल खुद कोई चाल सोच रहे हैं। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, दरबार में आज एक प्रस्ताव रखा गया है, और वह प्रस्ताव यह है, क्या बीरबल को दरबार के मुख्य सलाहकार पद से हटा दिया जाए? हां, आपने सही पढ़ा। पूरा दरबार चौंक गया था, पर सबसे ज्यादा चौंके बीरबल नहीं थे। बीरबल ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, महाराज, यदि दरबार को लगता है कि मैं अब इस पद के योग्य नहीं रहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अकबर ने भौहें उठाई। लेकिन इस बार फैसला बहस या बहाना नहीं, वोटिंग मन से हो। दरबार के हर सदस्य को अपने मत का उपयोग करने दिया जाए। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरे चमक उठे। कई तो अंदर ही अंदर सोचने लगे, अब आया ऊंट पहाड़ पहाड़ के नीचे। अकबर ने बीरबल की मांग मान ली। तो ठीक है, कल दरबार में मतगणना होगी, फैसला बहुमत से होगा। क्यों भड़का दरबार? बीरबल से। अब आप सोच रहे होंगे, बीरबल से किसे क्या शिकायत हो सकती है? दरअसल बीते कुछ महीनों में बीरबल ने एक के बाद एक ऐसे फैसले दिए जिनसे कुछ दरबारी बेपर्दा हो गए, कुछ की कमाई घट गई और कुछ की चालाकियां नंगी हो गईं। अब उन सब ने मिलकर एक गुप्त गठबंधन बना लिया। बीवीबी यानी बीरबल विरोधी विंग है। इन्हीं लोगों ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि बीरबल को हटाकर कोई नया कम चालाक सलाहकार नियुक्त किया जाए, जो सुनता ज्यादा हो और सोचता कम। वोटिंग का दिन, अगले दिन दरबार में माहौल वैसा था जैसे किसी रियासत में चुनाव हो रहा हो। हर दरबारी एक पर्ची लेकर आता, उसे मोहर लगाता और एक बक्से में डाल देता। बीरबल एक कोने में बैठे सबको देख रहे थे, जैसे कोई अध्यापक अपने छात्रों की नकल देख रहा हो और मन ही मन सोच रहा हो, चलो जरा देखूं कौन मुझे बेवकूफ समझता है। मतदान खत्म हुआ, गिनती शुरू हुई। अकबर खुद मतगणना कर रहे थे। पहली गिनती के बाद ही चेहरे चौंक उठे। 35 वोटों में से 20 बीरबल के पक्ष में थे, बाकी 13 ने उनके विरोध में वोट डाले थे। अकबर ने मुस्कुराकर घोषणा की, फैसला स्पष्ट है, बहुमत बीरबल के पक्ष में है, वे ही रहेंगे। हमारे मुख्य सलाहकार दरबारियों के चेहरों से हंसी अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे शादी में सब्जी से नमक पर कहानी का असली मोड़ अब आया। बीरबल ने कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। पूरा दरबार। सन अकबर ने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, तुम जीत गए हो? फिर यह कैसी बात? बीरबल धीरे से मुस्कुराए, महाराज, मैं लोगों के मत का सम्मान करता हूं, लेकिन यह जानना चाहता हूं वे 13 लोग कौन थे जो मेरे विरोध में थे, क्योंकि अगर मैं उन्हें ना समझ सका तो मैं योग्य सलाहकार नहीं। अकबर ने कहा, गुप्त मतदान था, किसी का नाम दर्ज नहीं किया गया। बीरबल बोले, तो मैं इस्तीफा देता हूं, क्योंकि जिस दरबार में कुछ लोग मुझे हटा देना चाहते हैं और मैं उन्हें पहचान तक नहीं सकता, वहां मैं कैसे किसी का भरोसा जीतूं? पूरा दरबार फिर चुप। तभी बीरबल ने अपना दुपट्टा ठीक किया और धीमे स्वर में कहा, लेकिन अगर आप चाहें, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं, जिससे यह साबित हो सके कि यह 13 लोग कौन थे और वे क्यों मेरे खिलाफ थे। अकबर ने रुचि लेकर पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक और मतदान कराया जाए, पर इस बार एक अजीब प्रश्न पर। नई वोटिंग का सवाल क्या? बीरबल गूंगे हैं।
पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। यह कैसा सवाल है? कई दरबारी चिल्ला उठे। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, इस सवाल का जवाब वो लोग देंगे जो सच में सोचते हैं, और जो मेरे विरोध में थे वे अपने ही सोच के जाल में फंसेंगे। अकबर ने स्वीकृति दी। दूसरी बार वोटिंग हुई। इस बार सवाल था क्या? बीरबल गूंगे हैं? विकल्प: हां। ऐन नहीं गिनती शुरू हुई। 24 से नहीं 11। हां। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, पहली बार मुझे 22 वोट मिले थे, अब नहीं के पक्ष में 24 हैं। इसका मतलब है दो ऐसे लोग भी हैं जो पहले मेरे खिलाफ थे, अब मेरे साथ हैं, और जो 11 हां बोले वे शायद अब भी मुझे गूंगा समझते हैं। पूरे दरबार में अब माहौल गंभीर हो गया था। बीरबल ने कहा, मैं उन 11 को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो मुझे गूंगा मानते हैं उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, और जो मेरी बात समझते हैं उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में अब भी वह जादू है जो किसी और में नहीं। मुझे लगता है अब कोई शक नहीं कि तुम ही हमारे योग्यतम सलाहकार हो, पर असली झटका अभी बाकी था। बीरबल ने एक लिफाफा अकबर को थमाया। यह क्या है? अकबर ने पूछा। महाराज, यह उस गुप्त मतदान की असली सूची है जिसमें दरबारियों के नाम और उनके वोट लिखे थे। क्या पूरा दरबार उछल पड़ा? हां, मैंने मोहर पर एक खास धागा वाला रसायन लगवाया था जो पर्चियों को मेरे बनाए स्क्रॉल पर छूने पर निशान छोड़ देता है। इस स्क्रॉल में हर दरबारी का मोहर क्रमांक अनुसार जुड़ा है, यानी अब मुझे वह 13 नाम पता हैं जिनके मन में मेरे लिए शक था, पर मैं वह नाम किसी को नहीं बताऊंगा। अकबर बोले, क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं दुश्मनों को सजा नहीं देता, उन्हें मेरी सफलता खुद ही सजा बन जाती है। और फिर बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, क्या अब मैं दोबारा मुस्कुरा सकता हूं? अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, अगर तू मुस्कुराना बंद कर दे तो यह दरबार भी शोक सभा लगने लगे। जब बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, मेरे खिलाफ साजिश करने वाला मेरा सबसे करीबी है। अकबर के दरबार में सुबह की सभा चल रही थी। पिछली घटनाओं के बाद सब कुछ सामान्य होने की ओर था, लेकिन अचानक बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं आज एक गहरी बात कहने जा रहा हूं। मेरे खिलाफ जो साजिश हुई थी, उस साजिश का सूत्रधार कोई दूर का नहीं, बल्कि मेरा सबसे करीबी व्यक्ति है। पूरा दरबार, सन अकबर भी चौंके। क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल, किसकी बात कर रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, उसका नाम मैं तुरंत नहीं लूंगा, लेकिन एक परीक्षण के माध्यम से हम सबके सामने सच आ जाएगा। कैसा परीक्षण? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, आज मैं दरबार में एक गुप्त मंत्र रखूंगा और हर दरबारी को उसके बारे में एक झूठी सूचना दूंगा। अगर वह सूचना बाहर लीक हुई तो समझ जाइए कि दोषी कौन है। मैं जानता हूं कि मेरा करीबी कौन सा दरबारी उसे लीक करेगा, क्योंकि वही सबसे पहले मुझसे हर बात जानने की जिद करता है। बीरबल की योजना, झूठे रहस्य की जाल। बीरबल ने दरबार के हर विश्वसनीय सदस्य को अलग अलग बताया। किसी से कहा, राजा नायकपुर पर चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन यह अभी गुप्त है। किसी और से दरबार में नया कोषाध्यक्ष बन रहा है, लेकिन नाम अभी छुपा है। और किसी से राजा अकबर बीरबल को दक्षिण रियासत का राजदूत बना रहे हैं। हर सूचना झूठी थी। हर दरबारी को अलग कहानी दी गई थी, और बीरबल ने सब बातों को उस गुप्त काले कागज पर दर्ज कर लिया। उसके बाद बीरबल ने अपने सबसे करीबी सहयोगी राज दरबारी शांतिलाल को अपने कमरे में बुलाया। शांतिलाल, बीरबल ने कहा, मैं तुमसे छुपा नहीं सकता, राजा नायकपुर पर हमला करने वाले हैं। यह बात सबसे गुप्त है। शांतिलाल ने नम्रता से सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा, मैं यह बात किसी से नहीं कहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और यही मुस्कान थी जो सच्चाई के पास जा रही थी। अगली सुबह खबर लीक। सुबह उठते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। राजधानी के बाहर से खबर आई, नायकपुर के राजा ने अकबर को संदेश भेजा था, अगर आप हमला करना चाहते हैं तो पहले आमंत्रण भेजें। अकबर ने क्रोधित होकर बीरबल को बुलाया। यह खबर कैसे लीक हुई? यह तो केवल कुछ खास लोगों को बताई गई थी। बीरबल ने कहा, महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं दोषी का नाम अब ले सकता हूं, लेकिन एक निवेदन है। क्या मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति खुद आकर स्वीकार करे कि उसने विश्वासघात किया है, नहीं तो मैं दरबार के बीच वह पर्ची खोल दूंगा
जिस पर मैंने उस विशेष सूचना के साथ उसका नाम लिखा था। दरबार में सन्नाटा। कुछ ही पल में शांतिलाल खड़ा हो गया। मैं ही था बीरबल। मुझे लगा आप गलत सूचना दे रहे हैं। मैंने इसे बस अपने एक मित्र से चर्चा में कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि वह इसे आगे फैला देगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन यही तो विश्वासघात है शांतिलाल। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए, अगर वही दरार बन जाए तो दीवार कितनी भी ऊंची हो गिरेगी जरूर। अकबर ने पूछा, बीरबल अब क्या करना चाहोगे? सजा। बीरबल चुप रहे, फिर बोले, सजा नहीं, सीख। मैं चाहता हूं कि शांतिलाल को 1 साल के लिए आम नागरिकों के साथ रहना पड़े, बिना किसी पद या सुविधा के वह लोगों की बातें सुने, उनकी मुश्किलें समझे। जब वह लौटे तब वह फिर दरबार के काबिल बने। अकबर ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया। शांतिलाल की विदाई और बीरबल की विनम्रता। जब शांतिलाल विदा होने लगा, बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, अगर वही चूक जाए तो वह हमारी परीक्षा होती है। और एक सच्चा मित्र वही है जो अपनी चूक को समझकर फिर से उठे और बेहतर बनकर लौटे। शांतिलाल की आंखें भर आई। उसने बीरबल के पैर छुए। मुझे माफ करिए। बीरबल मुस्कुराए। माफ तो वह करते हैं जो अपनों को दुश्मनों में बदलना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं जब तुम लौटो तो सिर्फ समझदार नहीं, विश्वसनीय भी बनकर लौटो। दरबार में फिर से मुस्कान। उस दिन दरबार के अंत में अकबर ने कहा, जो बीरबल में है वह किसी और में नहीं। कोई और होता तो बदला लेता। बीरबल ने भरोसे को फिर से मौका दिया और फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारे जैसे सलाहकार को हम क्या दें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही कि दरबार में सच बोलने वालों को कभी अकेला न छोड़ें, क्योंकि सच अकेला हो सकता है पर झूठ तो हमेशा भीड़ के साथ आता है। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। कहानी समाप्त। अगली कहानी 4 दरबारी आपस में लड़ते रहे और बीरबल ने बिना कुछ बोले सबका फैसला सुना दिया। एक दिन की बात है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार पूरे शबाब पर था। आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। आज दरबार में खास मुद्दा था और वह मुद्दा खुद 4 दरबारी थे। इनका नाम सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर मनोरंजन की मुस्कान आ जाती थी, जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। यह चारों थे माधवलाल, इतिहास का शौकीन, पर अपनी कहानियां खुद गढ़ता था। छोटे लाल तर्क करने का उस्ताद, पर सिर्फ तब जब कोई जवाब ना दे। भुआराम विनम्र दिखता था, लेकिन दरबार में दूसरों की टांग खींचने में अव्वल सज्जन सेन। नाम तो सज्जन पर स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। इन चारों में बस एक बात समान थी, यह कभी एकमत नहीं होते थे। और आज इनकी लड़ाई एक आम बात को लेकर इतनी बढ़ गई थी कि अकबर ने स्वयं कहा, जिस मुद्दे पर दिल्ली की जनता सोई रहती है उस पर हमारे दरबारी तलवार निकाल लेंगे। विवाद का विषय सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? माधवलाल बोला, राजा को इतिहास का झांता होना चाहिए, तभी वह दूसरों की गलतियां दोहराने से बच सकता है। छोटे लाल उछल पड़ा, नहीं, राजा को तर्क शास्त्र और न्याय का पंडित होना चाहिए, ताकि वह हर विवाद को बिना पक्षपात सुलझा सके। भोलाराम ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम दोनों गलती कर रहे हो। राजा को करुणा का अवतार होना चाहिए। इतिहास और तर्क जब तक इंसानियत ना हो केवल पत्थर हैं। और तभी सज्जन सेन उठ खड़ा हुआ। राजा को सबसे पहले अपने दरबारियों की बात माननी चाहिए, क्योंकि राजा अकेला नहीं, पूरे दरबार का प्रतिनिधि होता है। अब इन चारों की बहस इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को ताना मारते हुए अपशब्द तक कह दिए। तू क्या बोलेगा, जिसका इतिहास खुद 3 बार बदला गया है? माधवलाल, तू तो बस मीठा बोलने वाला नाग है भुआराम, और तू तो वह तराजू है जो खुद एक ओर झुकी रहती है। छोटे लाल, कम से कम मैं तर्क के नाम पर अपनी चालाकियां नहीं बेचता। सज्जन सेन अकबर का हस्तक्षेप और बीरबल की चुप्पी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बस ये दरबार है या किसी चौपाल की लड़ाई? फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप अपने खास स्थान पर बैठे थे, एकदम स्थिर, एकदम शांत। बीरबल, अब तुम ही बताओ, इनमें से कौन सही है? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। अकबर थोड़ा चौंके। क्या हुआ बीरबल, तुम चुप क्यों हो? बीरबल बस मुस्कुराए और एक पर्ची निकाली। उस पर कुछ लिखा और अकबर को दे दी। अकबर ने पर्ची पढ़ी, फिर हंसने लगे। फिर वह पर्ची दरबारियों को थमा दी। पर्ची पर लिखा था, जिस दिन चारों एक दूसरे को चुप कराने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे, उस दिन जवाब खुद ही सामने आ जाएगा।
चारों दरबारी चुप हो गए। पहली बार वह एक साथ एक ही बात पर चुप थे। अरबा अल बीरबल की मूक परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन चारों को अलग अलग बुलाया। बिना कोई सवाल किए उन्हें 4 वस्तुएं दी। माधवलाल को एक टूटा हुआ प्राचीन सिक्का, छोटे लाल को एक उलझा हुआ न्याय संहिता का पन्ना, भुआराम को एक जलता हुआ दीपक जिसकी लौ हिल रही थी, और सज्जन सेन को एक बंद मुट्ठी में कुछ देकर कहा, इसे खोलना नहीं। सभी को अलग अलग भेज दिया गया। दड़ला 3 दिन बाद अकबर ने पूछा, बीरबल यह सब क्या था? बीरबल ने कहा, मैंने इन चारों को वह दिया जो उनकी सोच को दर्शाता है। माधवलाल को इतिहास दिया, पर टूटा हुआ, ताकि वह सीखे। सिर्फ पुराना जानना काफी नहीं, उसकी संपूर्णता जरूरी है। छोटे लाल को न्याय दिया, पर उलझा हुआ, ताकि उसे समझ आए कि तर्क बिना स्पष्टता सिर्फ भ्रम है। भुआराम को दिया, करुणा पर हिलती लौ के रूप में, जिससे वह जान सके कि सहानुभूति स्थिर होनी चाहिए, डगमग नहीं। और सज्जन सेन को मैंने खुद को बंद रखने का दायित्व दिया, ताकि वह सोचे बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। अकबर मुस्कुराए, और क्या, अब इन चारों ने कुछ सीखा? बीरबल बोले, अब तक नहीं, पर आज की सभा में जब मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा और फिर भी इन चारों को एक ही निर्णय समझ में आएगा, तब सब जान जाएंगे कि सही जवाब कैसे दिया जाता है। बिना बोले सभा में अंतिम निर्णय। बिना शब्दों के दरबार में चारों दरबारी एक साथ बुलाए गए। सबको बताया गया कि आज उनका उत्तर दिया जाएगा। बीरबल सामने आए और चुपचाप एक नाटक शुरू करवाया। नाटक का विषय था, एक राजा की 4 विशेषताएं, 4 पात्र। पहला ज्ञानवान पर क्रोधी, दूसरा न्यायप्रिय पर घमंडी, तीसरा करुणावान पर निर्णयहीन, चौथा विनम्र पर नीरस, और फिर 5वां पात्र आया, एक साधारण व्यक्ति जिसमें इन सब की संतुलित मात्रा थी। नाटक में जनता ने उसी को राजा चुना, ना तो सबसे ज्ञानी को, ना सबसे न्यायप्रिय को। सभा में सन्नाटा। बीरबल ने एक शब्द नहीं कहा, बस खड़े होकर झुककर सलामी दी और बैठ गए। चारों दरबारी समझ गए, सिर्फ एक गुण सर्वोत्तम नहीं होता, श्रेष्ठ वही होता है जिसमें सभी गुणों का संतुलन होता जरा। पर जब सभा समाप्त होने वाली थी, अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल एक बात बताओ, अगर हमें 5वां पात्र चुनना हो तो क्या तुम खुद को चुने जाओगे? बीरबल ने बिना बोले केवल एक कागज बढ़ा दिया, जिस पर लिखा था, अगर कोई खुद को सही साबित करने के लिए बोले तो वह खुद को नहीं सिर्फ अपनी आवाज को सुनाता है, और जब कोई बिना बोले समझा दे तो वह खुद नहीं दूसरों को सुनता है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बोलो या ना बोलो, तुमसे बड़ा जवाब किसी के पास नहीं होता। जब बीरबल ने दरबार में सिर्फ इशारों से एक अपराधी को पकड़वाया, अंतिम भाग, अकबर दरबार में उसी सुबह बड़ी प्रसन्नता से आए। पिछली सभा की घटना, जिसमें बीरबल ने बिना कुछ बोले 4 दरबारियों का झगड़ा सुलझाया था, अब पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन बीरबल उस दिन भी कुछ गंभीर लग रहे थे। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, महाराज मुझे एक बात कहनी है, पर इस बार भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल अब तो चुप्पी भी तुम्हारी जुबान बन गई है, बताओ क्या योजना है? बीरबल ने एक कागज निकाला और मंत्री को दिया। उस पर लिखा था, दरबार में एक अपराधी बैठा है, उसका अपराध इतना बड़ा है कि अगर सामने आया तो पूरा नगर हिल जाएगा, लेकिन आज मैं उसे बोलकर नहीं इशारों से पकड़वाऊंगा। आप सभी ध्यान दें। दरबार में हलचल और बीरबल का रहस्यमयी अभिनय। सभी दरबारी अब बेचैन थे। कौन अपराधी हो सकता है? कौन ऐसा छिपा हुआ भेड़िया है जो बीरबल की पैनी नजर से नहीं बच सका? बीरबल ने सबसे पहले 4 दरबारियों को देखा, जिनकी लड़ाई पिछले सप्ताह सुलझाई गई थी। वो मुस्कुराए जैसे इशारा कर रहे हों, अब मेरी बात नहीं, तुम्हारी समझ का इम्तिहान है। फिर उन्होंने सभा के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथ से 3 इशारे किए। 1 पहली बार उन्होंने अपनी दाईं आंख पर उंगली रखी। 2 दूसरी बार उन्होंने अपने बाएं हाथ को अपनी छाती पर रखा। तीसरी बार उन्होंने अपने दाएं पैर से जमीन पर एक छोटा सा वृत्त बनाया। पूरा दरबार स्तब्ध। यह इशारे थे क्या? कुछ दरबारियों ने इसे बीरबल की नाटकीयता माना, लेकिन अकबर जानते थे बीरबल बिना वजह नाटक नहीं करता। अकबर ने कहा, जो भी इन इशारों को समझ सके वह खड़ा हो जाए। कुछ दरबारियों ने अनुमान लगाए, कुछ ने चुप्पी साध ली। तभी दरबार का एक साधारण सेवक बंसीलाल धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, शायद बीरबल कहना चाहते हैं।
जो आंखों से देखता है, दिल में रखता है और जमीन में कुछ छिपाता है, वही अपराधी है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अकबर ने बंसीलाल से पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से अपराधी कौन है? बंसीलाल ने कांपती उंगली से दरबार के एक कोने में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा किया। राजकोष के सहायक कोषाध्यक्ष श्री जगत नारायण, जो हमेशा चुपचाप बैठा करता था, पर दरबार का एक अत्यंत विश्वसनीय सदस्य माना जाता था। जगत नारायण का रहस्य खुला। बीरबल ने कोषाध्यक्ष की ओर देखा, फिर अपनी थैली से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर राजकोष की पुरानी रसीदें थीं, लेकिन एक पर छपी थी नकली मोहर। बीरबल बोले, महाराज, पिछले 4 महीनों से यह व्यक्ति असली रसीदें देकर नकली मोहरों से भुगतान दिखा रहा था। मैंने इसके घर के पास के मिट्टी में कुछ दबा हुआ पाया। वह नकली मोहर और दस्तावेज थे, मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अकबर ने पूछा। क्योंकि कुछ अपराधी तब तक मासूम लगते हैं जब तक हम उनके चेहरे से नकाब नहीं हटाते, और मैंने सोचा इस बार नकाब शब्दों से नहीं, इशारों से हटाया जाए। जगत नारायण जोर से चिल्लाया, मैं निर्दोष हूं बीरबल, मुझे फंसा रहे हैं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस वही पर्चियां दरबार में बांट दी जिनमें उसके झूठे दस्तावेज थे। अब सब साफ था। अकबर का निर्णय और बीरबल की दृष्टि। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, जगत नारायण को राजद्रोह के अपराध में बंदी बना लिया जाए। और बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय जुबान से नहीं, नजर और सोच से होता है। बीरबल मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, महाराज, अगर इंसाफ को शब्दों की जरूरत हो तो वह बहरे के कान जैसा है, लेकिन अगर उसे समझ और संकेतों से देखा जाए तो वह अंधे के लिए भी रोशनी है। अकबर ने कहा, आज से दरबार में बीरबल की चुप्पी भी सबके लिए आदेश मानी जाएगी। दरबार में एक नई परंपरा। उस दिन के बाद हर दरबारी जानता था कि बीरबल की चुप्पी भी जवाब है और उसका इशारा भी। न्याय और सेवक बंसीलाल, उसे बीरबल ने अपना सहायक बना लिया, क्योंकि उसकी सोच ने एक अपराधी को बेनकाब किया था। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल जैसे सलाहकार और बंसीलाल जैसे सेवक अगर हमारे साथ हैं तो अंधकार कितना भी घना हो, सच की मशाल बुझ नहीं सकती। दरबार तालियों से गूंज उठा। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, मैं सबसे मूर्ख हूं, और सबने ताली बजाई। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में अपने पूरे रब और ठसक के साथ विराजमान थे। सुबह का दरबार शुरू हो चुका था। हाजिरी हो रही थी, शिकायतें दर्ज हो रही थीं और सलाहें दी जा रही थीं। बीरबल अपनी जगह शांत बैठे थे, पर उनकी आंखों में वह शरारत साफ झलक रही थी जो अक्सर किसी नई चुनौती का संकेत देती थी। उसी वक्त दरबार में एक नया आगंतुक आया। एक युवक जिसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। उसके साथ था एक बंडल जिस पर लिखा था, सबसे बुद्धिमान के लिए चुनौती। अकबर की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने युवक को सामने बुलाया। कौन हो तुम, और यह बंडल क्या है? युवक बोला, महाराज, मैं ज्ञानपुर नामक गांव से आया हूं। हमारे गांव में हर साल बुद्धिमान महोत्सव होता है, जिसमें पूरे राज्य से लोग आकर तर्क वतर्क और पहेलियों में हिस्सा लेते हैं। इस बार हमने निर्णय किया कि सबसे बड़ी चुनौती केवल उसी दरबार में भेजी जाए जहां सबसे अधिक बुद्धिमान दरबारी हो। सबने कहा, अकबर के दरबार में बीरबल है, तो मैं यह चुनौती लेकर आया हूं। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, मैं तो मूर्ख हूं, पर चुनौती देख लूं, शायद समझ में आ जाए। युवक ने बंडल खोला। उसमें सिर्फ एक वस्तु थी, एक शीशा, लेकिन उसका प्रतिबिंब उल्टा नहीं, सीधा दिखता था। पूरे दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर चौंक गए। यह कैसा शीशा है? युवक बोला, यही तो पहली चुनौती है महाराज। यह एक जादुई शीशा नहीं है, पर यह सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। जो इसका रहस्य समझ ले, वही सबसे बुद्धिमान होगा। बीरबल ने शीशा लिया, उसे घुमा फिराकर देखा और फिर मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा और बोले, महाराज, अब तो तय हो गया, मैं सबसे मूर्ख हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर तक हक्के बक्के रह गए। बीरबल, यह क्या कह रहे हो? बीरबल बोले, महाराज, मैंने इसे सीधा देखकर सोचा कि शायद मैं ही उल्टा हूं, क्योंकि यह शीशा जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग दिखते हैं, सीधे साधे और होते हैं, चालाक और कुछ होते हैं मूर्ख, लेकिन साबित करते हैं दुनिया को रास्ता। अब इस शीशे को देखिए, यह हमारी आंखों को धोखा दे रहा है, लेकिन असल में यह हाथ 2 शीशों से बना है।
एक उल्टा और दूसरा सीधा, जिनका झुकाव ऐसा रखा गया है कि आंखें भ्रमित हो जाती हैं। युवक मुस्कुराया। बिल्कुल सही, और यह पहला चरण था, पर अभी असली खेल बाकी है। चरण 2, मूर्ख। कौन? युवक ने अब एक पिटारा खोला। उसमें 4 नाम थे। 1 वो जो हर बात में हां कहे, 2 वो जो हर बात में ना कहे, 3 वो जो चुप रहे, 4 वो जो कभी कभी बोले और उल्टा बोले। और प्रश्न था, इनमें सबसे मूर्ख कौन है? अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी। बीरबल, अगर इसका उत्तर तुमने नहीं दिया तो आज दरबार तुम्हारा सिंहासन हिला देगा। बीरबल उठे, एक गहरी सांस ली और बोले, महाराज, यह प्रश्न सरल नहीं, क्योंकि यह हर दरबारी पर लागू हो सकता है। दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल ने चारों प्रकारों को उदाहरण देकर समझाया। जो हर बात में हां कहे वह डरता है, इसलिए मूर्ख है। जो हर बात में ना कहे वह टकराव से खुश होता है, इसलिए मूर्ख है। जो चुप रहे वह या तो अज्ञानी है या चतुर पर निर्णय टालता है, यह भी मूर्खता है। जो कभी कभी उल्टा बोले वही बुद्धिमान हो सकता है, अगर उसका उद्देश्य आईना दिखाना हो। बीरबल रुके, फिर बोले, इसलिए मूर्ख वही है जो सोचने से डरे, चाहे वह हां कहे ना कहे, चुप रहे या बोल दे। अकबर ताली बजा उठे। वाह बीरबल, तुमने फिर बता दिया कि सबसे बड़ा बुद्धिमान वही होता है जो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख समझता है। युवक अब पूरी तरह प्रभावित था, लेकिन उसकी आंखों में एक और योजना चमक रही थी। तीसरा मोड़, जो दिखता है वही नहीं होता। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम इतने चतुर हो, पर मुझे बताओ, तुम क्या सच में एक सामान्य ग्रामीण हो? युवक चुप हो गया। कुछ पलों बाद बोला, नहीं बीरबल, मैं राजा विक्रमपुर का राजकुमार हूं। मेरे पिता ने कहा था, जब तक तुम बीरबल से बुद्धि में नहीं जीतते तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। अकबर और दरबार हैरान। तो यह सब सिर्फ परीक्षा थी? राजकुमार ने सिर झुकाया। हां महाराज, मैंने सोचा था बीरबल को हरा दूंगा, पर अब समझ गया, खुद को बड़ा साबित करने के लिए किसी को छोटा करना बुद्धिमानी नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए। बुद्धिमानी तब आती है जब इंसान यह समझे कि उसके पास अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और तभी दरबार में एक अजनबी गुस्सा। उस अजनबी की आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और कपड़े धूल से सने थे। उसके हाथ में एक सुनहरा मुरब्बंद पत्र था। अकबर ने उसे पास बुलाया। तुम कौन हो? अजनबी कांपती आवाज में बोला, मैं राजा देवगिरी का संदेशवाहक हूं और मैं कुछ ऐसा लाया हूं जो इस दरबार को हिला देगा। जब राजा देवगिरी ने अकबर से कहा, बीरबल को मेरे हवाले कर दो, दरबार में सन्नाटा छा गया। सुनहरे मुरब्बंद पत्र को देख बीरबल के चेहरे पर भी जिज्ञासा की लकीरें दौड़ गईं। अकबर ने पत्र लिया, मुड़ तोड़ी, और जैसे जैसे उन्होंने पत्र पढ़ा उनके चेहरे पर गंभीरता उतरती चली गई। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह पत्र देवगिरी के राजा राजवर्धन का है। इसमें लिखा है, हमारे राज्य में एक भयंकर साजिश पकड़ी गई है। हमारे कई गुप्तचर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उस साजिश का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि बीरबल है। कृपया बीरबल को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम उस पर मुकदमा चला सके। पूरा दरबार अवाक। कई दरबारी हक्के बक्के थे तो कुछ के चेहरे पर वह गुप्त मुस्कान आ गई जो शिकार को गिरता देख शिकारी के चेहरे पर आती है। अकबर क्रोधित स्वर में बोले, यह तो सरासर अपमान है, बीरबल पर ऐसा आरोप। लेकिन बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर अकबर से पत्र मांगा और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर मुस्कुराए और बोले, महाराज, देवगिरी के राजा को मेरा प्रणाम कहिए और कहिए कि मैं स्वयं उनके दरबार में आकर यह संदेह दूर करूंगा। अकबर भड़क उठे, क्या तुम स्वयं जाओगे नहीं बीरबल? यह तुम्हारे सम्मान का अपमान है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, कभी कभी सम्मान को बचाने का एकमात्र तरीका होता है उसे दांव पर लगाना। अगर मैं सही हूं तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता, और अगर मैं गलत हूं तो फिर मुझे यहां रहने का हक नहीं। अकबर चुप हो गए। दरबार मौन था। बीरबल ने उसी समय अपनी तलवार, अंगूठी और दरबारी पट्टिका उतारी और उन्हें अकबर के सामने रख दिया। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मैं सिर्फ बीरबल नहीं, एक आम नागरिक हूं जो अपने चरित्र की सफाई देने